हाँ जी गाइज, आज हमारे साथ हैं प्रीतम सर और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं इनकी सीए की जर्नी में जो अभी तक है और जो आगे होने वाली है। इन सारी बातों पे हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। वेलकम प्रीतम सर, कैसे हैं आप? यस। नमस्ते सर, एकदम बढ़िया। गॉड इज काइंड, गोइंग ऑन सर, वेल। मुझे सबसे पहले मेरी आपसे जो जान पहचान है वो लिंक्डइन के थ्रू। और मैं यस अपने सर। ऑडियंस को ये बता दूं कि जितना आप लोग अभी अभी तक जानते हैं प्रीतम सर को, उतना ही मैं जानता हूँ। बस हमने लिंक्डइन पे जो है एक दो बार कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करे हैं एंड मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं सर के पोस्ट वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना इनवाइट किया जाए सर को और बातचीत की जाए। और बिल्कुल स्क्रैच से हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि कैसे आप सीए में आए आज की डेट में, जो आप जीएसटी को लेके आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसमें आप क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हाँ हैं सर, सर। इस सीए की जर्नी जो है कहाँ से शुरू हुई थी? सर, वैसे तो सीए में हमारे फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम्म। मेरे डैड जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। हम्म। अनफॉर्चुनेट सीआईडी में थे। अनफॉर्चुनेटली वन डे ही एक्सपायर्ड। एंड सब्सिक्वेंटली नेचुरली फैमिली को काफी सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस से जाना पड़ा। 7th स्टैंडर्ड में था मैं तब शायद। एंड देन मॉम के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था। कैसे तैसे करके 10वीं तक मेरा एजुकेशन हुआ। हम्म। 11वीं में कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव थे। उनमें से एक जन ने मेंशन किया था कि अरे सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स थोड़ा रेप्यूटेड कोर्स है, उसको ट्राई करो। और सर आपको आप एग्री करेंगे, यानी जो जनरेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, आई क्लियर माई 12th इन 99, 1999 में मैंने पास किया था। हम्म। तो उस टाइम पे इतने ऑप्शंस भी नहीं थे। या तो हम्म। आपको जाना है कॉमर्स में, या तो हम्म। आर्ट में, या तो साइंस में। 10वीं के बाद मुझे वो एनिमल को जो कट करने का होता था वो देख के बहुत डर लगता था, तो मैंने बोला वो तो नहीं करेंगे, कम से हम्म। कम तो साइंस तो गया। हम्म। आर्ट तो करने से रहे, बिकॉज आर्ट में बहुत ज्यादा करियर ऑप्शन चॉइसेस थी नहीं। देन हम्म। नेचुरली कॉमर्स था। और जब कुछ रिलेटिव्स ने और वो बताया कि यार अच्छा फील्ड है, ट्राई करो हम्म। करके, तो मुझे लगा चलो कॉमर्स कर लेते हैं, फिर 12th के बाद ट्राई करते हैं सीए करने के लिए। तो हम्म। दैट्स हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। राइट। हमारे साथ सर सबके साथ यही होता है कि सीए के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, बस कहीं से वो सुन लेते हैं कि बड़ा अच्छा एक रेपुटेशन वाला जो कोर्स है वो करेक्ट। कोर्स है और साइन करने के पैसे मिलते हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें जो हम सुन लेते हैं कि सीएज आर यस, वेरी वेरी ट्रू। रिच और ये सारी चीज़ें। तो करेक्ट। आज मेरा एक पहले आपसे देखिए, मैं आपसे ना जो बातचीत करूंगा मैं उसमें आज के स्टूडेंट्स के लिए जो आपके थॉट प्रोसेस में वो भी जानता हुआ चलूंगा और हमारे हाँ टाइम पे सर। जो कंडीशन हाँ। रही थी मैं वो भी जानता हुआ चलूंगा। तो आज एक स्टूडेंट अगर जिसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है और वो सीए करना चाहता है, तो उससे पहले क्या क्या चेक करना चाहिए? जैसे शायद आप और मैं तो हमने तो एंट्री ले ली कि भाई यस। सीए करना है बस, ठीक है। करेक्ट लेकिन आज करेक्ट। आप क्या बोलेंगे कि क्या चीजें चेक करनी चाहिए? सर मैं कहूंगा कि अगर आपके पास फाइनेंशियली दो ही कंडीशन है, मैं कहूंगा फाइनेंशियली वेल टू डू है या फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, दो ही कैटेगरी में मैं पुट करूंगा। हम्म। मैं फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं था, तो मुझे लगता है कि अगर फाइनेंशियल वेल टू डू है तो आप सीए कर ही पाएंगे। बिकॉज जो भी आपको फाइनेंशियल बैकिंग लगेगा वो तो फैमिली टेक केयर कर लेगा। अगर आप नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। बिकॉज मेरा खुद का जर्नी, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम जब 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के बाद मैंने ब्रेड बेचे थे, हम्म। मैंने दारू की दुकान पे काम किया था। तो इस तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को मैं बिलोंग करता हूँ। तो तभी भी मैं सीए कर पाया, बिकॉज कोई कोर्स में कुछ है ही नहीं सर, कुछ खर्चा ही नहीं। लिटरली स्पीकिंग आईसीए कुछ ज्यादा चार्ज करता नहीं है, बहुत हम्म। मिनिमल फीस है। प्लस आजकल तो ऑब्वियसली ऑनलाइन कोचिंग वगैरह है, बट आप चूज कर सकते हैं ना कौन से टॉपिक पे लगाना है, कौन से क्लास मुझे हम्म। सेल्फ स्टडी करना है। हम्म। एंड ऑब्वियसली जैसे कि आप एजू 91 में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रीजनेबल फीस में स्टूडेंट को घर बैठे अगर पढ़ाई करने के लिए मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगता है ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपने कर लेना चाहिए। सेकंड, लेकिन एक सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कि मैं कहूँगा अगर आपको पूना में है एंड आपको बॉम्बे पहुंचना है, हम्म। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए यार डेस्टिनेशन मुझे बॉम्बे ही जाना है, फुल स्टॉप। तो आप निकले टू व्हीलर पे, टू व्हीलर पंक्चर हो गया, पंक्चर निकालो। अगर टायर ही खराब हो गया, टायर बदल दो। गाड़ी बंद पड़ गया तो पैदल चले जाओ, ट्रेन कर लो, ऑटो कर लो। डेस्टिनेशन माइंड में लेकर याद रखो कि मुझे बॉम्बे पहुंचना है। हम्म। तो वैसा ही सीए बनने के लिए अगर आप जब एंट्री करते हो ना, तो आप माइंड में रख लो मुझे सीए बनना है, फुल स्टॉप। हम्म। फिर जो भी रास्ते में आएगा, एग्जाम फेल होंगे, आप प्रॉब्लम्स होंगे, आर्टिकल बराबर नहीं मिलेगा, जो भी रहेगा एक्सवाइजी रीजन, एक दो आइटम ज्यादा लगेंगे, माइंड में अगर फिक्स है मुझे सीए बनना है, मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, देन फुल स्टॉप, आप बन ही जाओगे। फिर आपको रोना नहीं है कि अरे बाइक पंक्चर हो गया, ये हो गया, यानी कि डोंट लुक एट द प्रॉब्लम्स, लुक एट द सॉल्यूशंस, फुल स्टॉप। तो उस तरह से मुझे लगता है माइंडसेट को चेक कर लीजिएगा that whether you would like to become a chartered accountant, because once you become a chartered accountant, हम्म। I think n number of opportunities actually open for you. There would be राइट। numerous amazing things which will happen in your life, but पहले डिटरमाइन कर लो कि आपको सही में बनना है कि नहीं बनना है। बनना है तो जंप कर लो। राइट।
क्या बात है सर, काफी इसमें मुझे काफी अच्छी इंसाइट्स मिले। मैं वो जो मैं सीख रहा हूँ मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। हाँ सर। नंबर वन कि भाई एक तो पहले देख लो सीए कोर्स में क्या है क्या नहीं है, कैसे काम होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन वंस यू करेक्ट। हैव डिसाइडेड देन आपको फिर वो डेस्टिनेशन तक बस पहुंचना है, राइट। और करेक्ट है वो सर। करेक्ट। रास्ते अलग हो सकते हैं, मेथड्स अलग हो सकते हैं, फिर आपने पहुंचना। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, एंड मैं उसके लिए वाउच करता हूँ कि हमारा कोर्स में ऐसा बना देता है, यस। सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो वो करेक्ट सर। प्रॉब्लम पे ध्यान ना करेक्ट। देके आपने देखना है हमेशा के सॉल्यूशन क्या है। क्या बात है सर, मतलब मुझे लगता है सीए कोर्स ऐसा बना देता है, हम सबको उसने ऐसा बना दिया वेरी है। ट्रू। वेरी ट्रू सर। वेरी ट्रू। और मैं मेरी टीम को भी यही कहता हूँ, हम्म। किसी दुनिया में आपको दो ही चीजों के लिए पैसा मिलने वाला है, हम्म। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन। हम्म। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वहां रुको मत, हम्म। दैट्स जॉब इज डन, नाउ फोकस ऑन सॉल्यूशन, दैट्स इट। राइट। तो अब यस। सर, अब आपकी जर्नी पे कट लगा के सीधा आपके प्रेजेंट पे आते हैं, फिर बीच वाली अच्छा। जर्नी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यस आज की सर। डेट में आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो बताइए प्लीज। सर आई वुड से गॉड इज वेरी काइंड विथ अस। लास्ट 8 साल में हमने जब प्रैक्टिस चालू किया था, नाउ वी आर 20 टीम मेंबर। हमने इंडियन जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है, साथ के साथ में हमने दुबई में यानी यूएई में भी वैट इम्प्लीमेंट किया है, हमने बहरीन में वैट इम्प्लीमेंट किया है, हम कुवैत में, मैं कुछ कपल ऑफ दिन था, मैं ओमान में 3-4 महीना था। तो लगभग 1 साल हम गल्फ में थे और हमने गल्फ में वैट इम्प्लीमेंटेशन किया है। हम्म। So right now, not only we are handling the Indian GST client, but also global clients, because काफी सारी कंट्रीज में VAT भी है। एडिशनली हम बहुत क्लोजली काम करते हैं जीएसटी काउंसिल के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, बिकॉज जब भी कुछ भी लीगल मेजर चेंजेस आने वाले होते हैं वगैरह, सर्कुलर्स आने वाले होते हैं, नोटिफिकेशन आने वाले होते हैं, लीगल चेंजेस होने वाले होते हैं, सो देर आर कपल ऑफ जीएसटी ऑफिशियल्स जिनके साथ हम बात करते हैं, शेयर करते हैं हमारे व्यू, एंड देन फाइनली जो सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, जो चेंज है वो आता है। सो टू दैट एक्सटेंट आई वुड से पॉलिसी लेवल पे भी हम बहुत अच्छी तरह से अभी काम कर रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, थैंक्स टू द सपोर्ट फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट। एडिशनली सम जो डिपार्टमेंट यानी कि जीएसटी अथॉरिटीज है, उनका काफी हम एक्टिवली ट्रेनिंग लेते हैं, सो सीबीआईसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, प्लस काफी चेंबर ऑफ कॉमर्स है जैसे सीआई, एसोचैम, नैस्कॉम, फिकी, मराठा चेंबर, उन सबके लिए लगभग जो ट्रेड इंडस्ट्री है उनके लिए ट्रेनिंग लेते हैं। एंड काफी हमारे रेप्यूटेड क्लाइंट्स है जिनको हम जीएसटी एडवाइजरी, इम्प्लीमेंटेशन के बाद का जो सपोर्ट सर्विसेज है वो देते हैं, प्लस ट्रेनिंग है, लिटिगेशन सपोर्ट है, वो भी काफी हम एक्टिवली देते हैं। सो दैट्स वेयर वी आर नाउ। मैं कहूँगा 3 बास्केट में एडवाइजरी, कंप्लायंसेस एंड ट्रेनिंग एंड फोर्थ इज लिटिगेशन, ये 4 बास्केट में मैं पुट करूंगा। राइट, रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट जीएसटी बट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स। राइट। वेरी ट्रू सर। ग्रेट। यस। सर मैं मतलब मैं इसको हाईलाइट बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता, बट जैसा आपने बताया कि कैसे सर आपका एक फाइनेंशियली अनस्टेबल बैकग्राउंड रहा, और जहाँ पे आपने बहुत, मैं बोलूंगा कि जैसे बोलते हैं ना ऑड जॉब्स, अपने ऑड जॉब्स करते हुए अपना करियर जो है शुरू किया, और आज की डेट में आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। और ये अगेन इस सीए कोर्स की खासियत है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ये उसको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि वो कई चीजें जो है, कई बढ़िया चीजें जो है वो क्रिएट कर सकता है। दैट्स रियली ग्रेट। वेरी ट्रू सर। तो जस्ट मैं, टू हाँ पुट जी, इट इन अ वर्ड्स, आई वुड से कि फ्रॉम ब्रेड सेलर आई वाज एबल टू बिकम अ ब्रेड विनर फॉर द फैमिली, क्या बात एंड फॉर दैट द क्रेडिट आई वुड गिव टू आर सीए कोर्स। है। राइट। सर मुझे मैं आपके जब पोस्ट देखता हूँ लिंक्डइन पे, तो काफी मुझे ना वो क्रिएटिव पोस्ट लगते हैं, जैसे कि आप टीम मीटिंग्स करवा रहे हैं तो खड़े होकर सब टीम मीटिंग्स कर रहे हैं, राइट। आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में मुझे लगता है बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैं देखते रहता हूँ कुछ ना कुछ आपकी फर्म में ऐसा चल रहा होता है जो एक ट्रेडिशनल सीए फर्म में नहीं चलता है, एक ऑर्थोडॉक्स सीए फर्म में जो है नहीं चलता है। तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? सर मैं कहूंगा कि उसके पीछे सर्टनली हमारे टीम मेंबर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। हम्म। जो हमारे टीम मेंबर जैसे सीए साहिल सरानी है, हु इज हम्म। वन ऑफ द लीडिंग टीम मेंबर्स, ही इज वेरी एक्टिवली परस्यूइंग ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज सर अभी जैसा मैं प्रीवियस जनरेशन का सीईओ हूँ, एंड आई नो कि जो नए जनरेशन के जो सीए अभी बनने वाले हैं, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। वो मैं कहूंगा एक डिजिटल इकोनॉमी के पार्ट बनने वाले हैं, हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के पार्ट थे। तो वी एज अ प्रोफेशनल मुझे लगता है कि हमने अभी बैटन उनके हाथ में देना चाहिए, जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाथ में, सो दैट दे कैन लीड, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड एंड लेट देम डिजाइन द वे द पीपल आर गोइंग टू वर्क। जो ऑफिस का सिस्टम है, कल्चर है, तो उनको मैं अपॉर्चुनिटी मुझे खुद लगता है कि देना चाहिए, एंड दे आर डूइंग दैट अमेजिंगली वेल। टीम भी काफी एक्टिव है सर, गेम्स खेलते हैं ऑफिस में, ऑब्वियसली काम भी जब बैठना होता है तो मैं बहुत बार यानी कि जो मुझे कनेक्ट करते हैं लोग लिंक्डइन वगैरह पे, तो मैं उनको वही बताता हूँ कि आप जो फोटो देख रहे हो वो प्लेजर मोमेंट्स वाले फोटो है, बट हम रात में भी बैठते हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, हम सुबह भी जल्दी कभी आके काम करते हैं, वो बहुत बार शायद पुट नहीं हो पाता है, बट यस दैट्स
द टू साइड्स ऑफ द कॉइन आई वुड से, एंड उसी तरह से कल्चर रखना सर हमको पसंद आता है, एंड थैंक्स कि आपने नोट भी किया। So we are happy that we are able to make some difference। हम ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिली जो सीए फॉर्म्स रहते हैं उसकी तरह ना रह के थोड़ा मॉडर्न कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं करके। राइट सर, मेरे पास एक दो क्वेश्चन सर जीएसटी से रिलेटेड है, नॉट द टेक्निकल वन। मैं सर बच्चों को जीएसटी पढ़ाता हूँ, बट मुझे पता है पढ़ाने में और प्रैक्टिस करने में जमीन आसमान का फर्क है, स्पेसिफिकली जीएसटी में। क्योंकि आज की डेट में जो हो रहा है जीएसटी को लेके, मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स बहुत नाराज चल रहे हैं, चाहे वो पोर्टल है या फिर वो आईटीसी के रूल्स हैं। तो इस पे सर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपका क्या टेक है इसके ऊपर, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? और जो जीएसटी के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे फ्रेटर्निटी ब्रदर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं सर इसको लेके? सर ये तो मैं कंप्लीटली आपसे आपका ऑब्जर्वेशन एकदम परफेक्ट है। आपने कहा कि काफी सारे चैलेंजेस हैं, बट मुझे लगता है कि एज अ प्रोफेशनल सर जहाँ चैलेंजेस है वही अपॉर्चुनिटी है। तो राइट नाउ मोस्ट ऑफ द चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पोर्टल लेवल के हैं, बिकॉज गवर्नमेंट अभी रियल टाइम डेटा हमसे लेना चाहता है टैक्स पेयर से। एंड ये अपना इंडिया का स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड now the governments are not trusting the taxpayer practically. Everybody wants to get the data from the taxpayer on a real time basis. Right now they are asking us to file the return. Return filing में प्रॉब्लम होते हैं तो टैक्स कंसल्टेंट कहते क्या कितना डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राइट नाउ हमको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है ना फाइल करने का, रिटर्न फाइल करने का। देयर वुड बी अ टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वी आर गोइंग टू रीच टू दैट पॉइंट व्हेन देयर वुड नॉट बी एनी रिटर्न व्हिच वी हैव टू फाइल। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट विल से कि आपका एसएपी, ईआरपी, ओरेकल का आप एक्सेस दे दो, मैं डायरेक्टली लॉगिन करके जिस दिन मुझे चाहिए ना मैं डेटा ले लूंगा। आज आप 10 तारीख को रिटर्न फाइल कर रहे हो, 20 को कर रहे हो, नहीं, मैं डिसाइड करूंगा मुझे किस दिन लॉगिन करके ताकि आप कोई चेंज करोगे मुझे पता चलेगा। करेक्ट। सो वो भी दिन आने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी राइट नाउ चैलेंजेस है, सर्टनली है, बट उसको अपॉर्चुनिटी करके देखना चाहिए। दैट इज वन। सेकंड, जो लीगल लेवल के चैलेंजेस है लास्ट 4 साल में, बिकॉज जीएसटी का सिर्फ बर्थ हुआ है सर। अभी जैसे मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं मजाक में ये भी कहता हूँ कि मेरे घर में भी सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी है, बिकॉज मुझे 3 बच्चे हैं। तो वैसे अगर देखेंगे तो ये जस्ट बर्थ हुआ है, और जब बर्थ होता है तो आपको तो पता है सर बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं बड़ा बनने तक, है ना, थोड़ा 4 साल तक, 5 साल तक, अभी 5th ईयर चल रहा है। अभी तक टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंज थे, अभी इंटरप्रिटेशन के चैलेंजेस आएंगे, अभी फेक इनवॉइसिंग के चैलेंजेस आएंगे, अभी लिटिगेशन के आएंगे। अभी तो अपॉर्चुनिटी आना चालू हुआ है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसा मैं कहूंगा। अभी तो बहुत अमेजिंग टाइम आने वाला है, और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल के लिए मैं तो कहूंगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इन डेज टू कम, इन मंथ्स टू कम, और ईयर्स टू कम, बिकॉज काफी सारा लिटिगेशन होगा वगैरह, एंड दैट इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज। राइट सर, मैं तो बार बार एक ना मतलब एक कॉमन चीज जो नोटिस करता हूँ अपने सीए प्रोफेशन के, और वो आप में भी झलक रही है कि एक तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड, दूसरा चैलेंजेस नहीं देखना, अपॉर्चुनिटीज देखनी। क्या अप्रोच है, जबरदस्त। अब इसमें सर एक थॉट प्रोसेस ये बन रहा है, मैं कल परसों ट्विटर पे देख रहा था, सो देयर आर फाइट्स गोइंग ऑन के जीएसटी ऑडिट हट चुका है, इनकम टैक्स ऑडिट का जो है वो स्लैब लिमिट बढ़ा दिया है, एंड इवन ये भी अभी बात चल रही है, आई एम नॉट वाउचिंग इट, बट मैंने सर ट्विटर पे सुना कि भाई एमसीए भी कंसिडर कर रहा है कुछ कंपनीज के लिए ऑडिट जो है वो ऑप्शनल रख देना है। तो इन सब को सुन के आपके माइंड में क्या चलता है, मतलब क्योंकि इसको लेके सीएस में काफी रोष है कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये हमारे लिए हमारा काम कम हो रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये होने ही वाला है ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड, द टाइम्स आर चेंजिंग, एंड दिस टाइम द पेस ऑफ चेंज इज रैपिड। हमको अनफॉर्चुनेटली सर, हम जिस टाइम में बिलोंग करते हैं, हमको बताया गया है कि अगर टर्टल और रैबिट में रेस होगा तो एक स्लो एंड स्टेडी टर्टल जीतेगा, रैबिट नहीं जीतेगा। लेकिन अभी सर टेक्नोलॉजी की वजह से इतना रैपिड पेस ऑफ चेंज आने वाला है, गवर्नमेंट करे ना करे, मैं तो कहूंगा गवर्नमेंट बोलेगा नहीं जीएसटी ऑडिट करो भी, अगर अज्यूम करते बाद में, लेकिन एआई आपको ऑडिट करेगा सर। यानी कि गवर्नमेंट इज नॉट द कॉम्पिटिटर, वी आर फॉरगेटिंग द फैक्ट द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम लेके जाने वाला है। लेकिन उस टाइम के लिए हम राइट नाउ डर के, प्रोटेस्ट करके, ट्विटर पे जाके फ्रस्ट्रेशन निकाल के कुछ नहीं होने वाला है। वी नो, इफ वी नो दैट द चैलेंजेस आर कमिंग, अगर सब सीए को दिख रहा है कि एमसीए भी अगर समझो लिमिट कम करने वाला है और ऑडिट जाने वाला है, अरे तो अमेजिंग ना, आपको पता चला ना अभी, तो यू नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। और क्या चाहिए? इसी अगर गौतम बुद्ध जी को, एग्जैक्टली गौतम बुद्ध जी को पेड़ के नीचे बैठ के उनको एकदम से सडनली उनको पता चल गया, अभी आपको तो भी ट्विटर पे आके वगैरह, मुझे भी अगर आके पता चल रहा है कि एमसीए वगैरह पोर्टल से जाने वाला, अरे ना इन्फॉर्मेशन आ गया ना आपके हाथ में,
now your future would not be determined by government, but it would be determined by the action which you are going to take. If you remain freeze, if you don't take action, naturally government तो काम लेके जाएगा और आपको भी काम नहीं मिलेगा. But it is never about them, it always about us. What actions we are going to take right now. अगर आप ट्विटर पे रह के अगर हम गाली देने वाले हैं, टाइम पास करने वाले हैं, वेस्ट करने वाले हैं टाइम, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा फ्यूचर कोई लेके जा रहा है. हम हमारा खुद का हाथों से टाइप करके फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं. क्या बात है सर. सर एक मतलब मैं मनी मन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपके थॉट्स को, मैं उसके बारे में और भी बोलूंगा. लेकिन अभी आपने सर एआई की बात करी, और जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं कभी कभी कि भाई सीए कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो वी ऑलवेज, मतलब मुझे पता है आप क्या आंसर देंगे, जितनी आपसे मेरी बातचीत हुई मुझे अब आपका आंसर मैं थोड़ा सा जो है प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ. बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप एक्चुअली में उस फील्ड में हैं. हम टीचर्स हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन में, हम एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन में है. कई बच्चे पूछते हैं सर वेरी सून AI विल फिनिश द जॉब्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो AI विल टेक ओवर, कि भाई अब ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक ऑडिट हुआ करेगा, जैसे आपने बताया. और वो मुझे भी लगता है वही फ्यूचर है कि गवर्नमेंट वांट्स टू रिमूव द जो मीडिएटर्स हैं उनको हटाना चाहती है गवर्नमेंट किसी भी हाल में. एकदम बराबर है. अब ये AI का कितना खतरा मंडरा रहा है सीए कोर्स पे, और आप इसका क्या, आप इसको कैसे देखते हैं, मैं ये थॉट जानना चाहता हूँ. सर जैसे दो चीजें हैं कि एक आपने अमेजिंगली जो बात पकड़ा है परफेक्टली, आपने कहा कि इंटरमीडिएट्स को गवर्नमेंट रिमूव कर रहा है. सर गवर्नमेंट ही नहीं, हर कोई इंटरमीडिएट्स को रिमूव कर रहा है. अमेजॉन देखिए, देयर इज कंज्यूमर, देयर इज अ सप्लायर, देन बिटवीन में तो उनके क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे वगैरह, जो जो थे रिटेलर वगैरह, उन सबको निकाल दिया. यानी कि जो भी इंटरमीडिएट है ना उसको निकाल रहा है. अमेजॉन डायरेक्टली अभी कंज्यूमर को बेचता है. सिमिलरली गवर्नमेंट डायरेक्टली अभी टैक्स पेयर से बात करना चाहता है, उसको बोलता है डायरेक्टली तू मुझे डेटा का एक्सेस दे. सो इंटरमीडिएट अराउंड द वर्ल्ड ऑलरेडी मैं कहूँगा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या हो जाएंगे कुछ दिनों में. ये परफेक्टली आपका ऑब्जर्वेशन है सर, राइट है. सेकंड चीज है, इस टाइम में अभी हमको क्या करना चाहिए. तो पहली बात तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपकी रोजी रोटी की गारंटी ICAI या कोई भी नहीं लेने वाला. चार्टर्ड अकाउंटेंसी जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, इट इज स्टार्ट ऑफ द जर्नी, इट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी. यानी जब आप सीए बन जाओगे तो पहले डिग्री आ जाएगी आपके पास. अभी उसके बाद AI वगैरह की वजह से अगर आपका काम कम होने वाला है, तो अभी आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स कंटिन्यूअसली. यानी कि अगर आपको AI को बीट करना है, AI क्या कहता है सर, AI तो थ्रू आउट 24/7 काम करने वाला है, बिना चाय ब्रेक के, बिना टी ब्रेक के. वो ना सोता है, ना उसको स्टेटस अपडेट करना है व्हाट्सएप पे जाके, तो वो 24/7 काम कर सकता है. आप और मैं कर ही नहीं सकते. तो हम काम के क्वांटिटी के बीच में उनको बीट नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटी में, क्रिएटिविटी में वो हमको अभी तक तो बीट नहीं कर सकता, कम से कम 10-20 साल तो नहीं कर सकता. लेकिन अगर आपको क्रिएटिव बनना है, अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है, आपको सही में अमेजिंग सॉल्यूशन क्लाइंट को देने हैं, तो अपना जो ब्रेन है ना सर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इजीली बीट कर सकता है, उसको एम्पावर करना पड़ेगा. और उसको एम्पावर करने के लिए द गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर हम सोशल मीडिया पे जाके फीड पढ़ के, व्हाट्सएप पे पढ़ के अगर हम गार्बेज उसको अंदर देंगे प्रोसेस करने के लिए, तो गार्बेज आउट आएगा. लेकिन अगर हम बुक्स पढ़ेंगे, अगर हम अमेजिंग कोर्सेज ऑनलाइन जो अवेलेबल है वो अटेंड करेंगे, उनसे अगर लर्निंग लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वी नीड टू फियर AI. रादर हम इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि AI शुड फियर अस. राइट. And that is a probability, that is a possibility, but provided you are ready to learn, you are ready to invest time. राइट. मुझे लगता है सर AI से डरने से अच्छा ये भी एक थॉट हो सकता है कि क्यों ना AI को हम अपना पार्टनर बनाएं. जैसे हम अपने थॉट में थे, जब कोचिंग में मैं आया था, तो उस समय सर सारे बड़े बड़े टीचर्स जो है वेल एस्टैब्लिश थे, ऐसा लगता था कैसे एंट्री लेंगे. तो मैंने सर उस टाइम पे यूट्यूब को और टेक्नोलॉजी को अपना पार्टनर बनाया. जो लोगों को थ्रेट लगता था, मैंने उसे अपना पार्टनर बनाया. तो आई थिंक जो आने वाले सीएस हैं, अगर वो AI की तरफ भी बढ़े हैं, उसको अपना पार्टनर बनाए, रादर देन फाइटिंग विद AI, वर्क विद AI, वो मेरे ख्याल से हम एक ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशन दे पाएंगे. राइट. एकदम वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड. सर अब चलते हैं फिर से बैकग्राउंड में. अभी हमने आपका करंट जान लिया, फ्यूचर में जाएंगे, तो बैकग्राउंड में जाते हैं कि अब सीए आपने कब क्वालिफाई किया. सर मैं 2005 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना. 99 में मैंने कोर्स को ज्वाइन किया था. लगभग लोग जो स्मार्ट बच्चे होते 4.5 साल में खत्म कर लेते कोर्स को. मुझे कपल ऑफ अटेम्प्ट लगे, जैसा फाउंडेशन में 2, इंटर में 3 और फाइनल में 3, तो मैं 6 साल में सी बनना इंस्टेड ऑफ 4.5 ईयर. ओके सर, 2005 में सीए करने के बाद आपका चॉइस रही होगी वही जॉब करना है, प्रैक्टिस करना है. उसमें फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, किस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया और क्या डिसीजन लिया? सर उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक थी, तो नेचुरली मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था बट टू ज्वाइन अ जॉब.
एंड देन आई ज्वाइंड वन वेरी गुड मीडियम साइज फर्म। और यहाँ पर ऑब्वियसली मेरे माइंड में था कि मैं लार्ज फर्म ज्वाइन करूँ या कोई स्पेशलिस्ट फर्म ज्वाइन करूँ या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मुझे सब सीखने को मिला। फॉर्चुनेटली आई डिसाइडेड टू ज्वाइन फर्म वेयर दे वर स्पेशलाइजिंग इन टैक्स। मैंने टैक्स फील्ड को चूज किया, मैं डायरेक्ट टैक्स में काम किया। 1-1.5 साल मैंने काम किया, देन आई रियलाइज अरे डायरेक्ट टैक्स में तो हर कोई काम कर रहा है, बिकॉज जितने भी मेरे दोस्त थे किसी को भी क्वेश्चन पूछो 2 मिनट में डायरेक्ट टैक्स का जवाब दे रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन पूछते थे मुझे लोग, मुझे नहीं आता था, मैं किसी को पूछता तो किसी को नहीं आता था। तो मुझे लगा यार अपॉर्चुनिटी तो इनडायरेक्ट टैक्स में दिख रही है, बिकॉज ये थोड़ा सैचुरेटेड फील्ड अभी नहीं है। एंड दैट द रीजन 1.5 साल काम करने के बाद डायरेक्ट टैक्स में, ट्रांसफर प्राइसिंग में, आई डिसाइडेड दैट आई शुड मूव ऑन टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। दैट्स हाउ। तो लोग कहते हैं कि अरे 1-1.5 साल वेस्ट हो गया ना, तो मैं कहूंगा वेस्ट ही हुआ, इन्वेस्ट किया मैंने 1-1.5 साल। क्यों? बिकॉज आपको बिफोर इन योर लाइफ यू कम टू नो व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू फर्स्ट रूल आउट व्हाट यू डोंट वांट टू डू। बिकॉज ये तो पता है ना कि डायरेक्ट टैक्स नहीं करना है, और ये भी तो अचीवमेंट है, ये फेल्यूर थोड़ी है। हर चीज को अगर आप देखेंगे यार ये तो टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, ये तो इन्वेस्ट हुआ, तभी तो पता चला मुझे लाइफ टाइम क्या करना है। अगर किसी के साथ मुझे पता है कि इसके साथ जिंदगी नहीं बितानी है, तो ये तो पता चलेगा ना कि अभी किसके साथ बितानी है करके। तो समथिंग लाइक दैट। मतलब 50% क्लैरिटी वहीं से आई कि क्या नहीं करना है, एंड देन 50% क्लैरिटी आ गई क्या करना है। सर उस टाइम पे 2005 में जब जॉब्स मिलती थी तो क्या सैलरीज वगैरह होती थी फर्म्स के अंदर या फिर और कॉर्पोरेट्स के अंदर? थोड़ा सा इससे पर्सपेक्टिव मिलता है कि आज हमें क्या जो है वो सैलरी ऑफर हो रही है, उस समय क्या सैलरी ऑफर हो रही थी। तो आप मुझे अपना भी थोड़ा बताइएगा फर्म्स के अंदर, और जो कॉर्पोरेट्स थी, शायद आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो गए होंगे कंपनीज में, उनका भी थोड़ा सा बताइएगा क्या सैलरीज थी सर उस समय। सर यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मेरा सैलरी उस टाइम पे 12,500 रुपए पर मंथ था। आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ, आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न। एंड फॉर्चुनेटली एक जो मैं कहूंगा मैं बहुत लकी रहा, मेरा थॉट प्रोसेस ऑलवेज था कि पहले 3 साल ना मुझे सिर्फ सीखना है, मुझे कोई बंदा सिखाए, कोई फॉर्म सिखाए, मुझे पैसा ना दे तो भी चलेगा। अभी थोड़ा सर्वाइवल के लिए तो कोई भी दे देगा, लेकिन मैं एकदम क्लियर था मुझे सीखना है। बिकॉज जैसा आप कहते हो सर सीखना बंद तो जीतना बंद, तो वैसा मेरे माइंड में था 3 साल सीखना ही है। बिकॉज 3 साल अगर मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, अगले 30 ईयर्स के लिए मैं रेडी हो जाऊंगा। तो मैंने पहले 12,500 में किया वगैरह। बाद में तो मेरा पर मंथ, यानी जितना मैं एनुअली कमाता था उतना पर मंथ कमाने लगे। बाद में ऑब्वियसली पर डे या वीक आप कमाते हो उतना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अलाइनमेंट आ जाता है। बट पहले 3 साल मुझे लगता है वो डिसीजन लेना चाहिए कि यार मुझे सीखना है। बहुत बार ना सर लोग क्या करते हैं, पैकेज देख के जॉब ज्वाइन करते हैं। मुझे बिग फोर में जाना है, पैकेज अच्छा है, मुझे कंपनी में जाना है, पैकेज अच्छा है। अरे बट आप देखो ना, आप आज सीखने वाले क्या हो? बिकॉज सीए बनने के बाद अगर आप 3 साल इन्वेस्ट नहीं करोगे राइटली, 30 ईयर्स के लिए आप रोने वाले हो। बिकॉज आपके पास स्किल सेट नहीं है बराबर, एंड आप वो स्ट्रगल में फंस जाओगे। और एपी ग्रोथ होगा आपका। अगर आपको जीपी ग्रोथ चाहिए लाइफ में, मल्टीप्लायर चाहिए, तो 3 साल दो, खुद को दो। यू आर नॉट गिविंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर गिविंग टू योर ओन सेल्फ। एंड इफ यू इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ, तो आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, जो कहते हैं ना वैल्यू इन्वेस्टिंग। जहां आप शेयर्स की बात करते हैं तो इन्वेस्ट मनी में करते हैं कि इन्वेस्ट करो शेयर्स में। मैं करता हूँ शेयर्स में मत करो, पहले खुद में इन्वेस्ट करो। 3 साल खुद को दो, स्किल्स एक्वायर करो। एक बार 3 साल स्किल एक्वायर करोगे ना सर, 30 ईयर्स आप चलने वाले हो, 3 डेकेड। ये मेरा गारंटी है। राइट सर, वॉरेन बफे एग्जैक्टली सेम बात बोलते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। तो स्टॉक्स में, कंपनीज में तो बाद में इन्वेस्ट करें, पहले अपने आप में इन्वेस्ट करें। सर उस समय पे और क्या सैलरीज चल रही थी 2005 में? क्या माहौल था? जो कॉर्पोरेट्स में आपके कुछ फ्रेंड्स जरूर प्लेस हुए होंगे, उनकी क्या सैलरीज चलती थी? सर उस टाइम पे सर्टेनली मेरे दोस्तों का सैलरी काफी अच्छा था। किसी का 4 लाख का पैकेज, किसी का 1-2 साल बाद 6-7 लाख का पैकेज हुआ। लेकिन मेरा एकदम ऐसा ग्रेजुअली बढ़ रहा था। मेरा 12,000 से 15,000 से 20,000, घर खर्चा चल जाता था, घर पे थोड़ा पैसा, मेरा थोड़ा खर्चा निकल जाता था। फॉर्चुनेटली 3 साल जब मैंने काम किया पूना में, और तब मैंने इवन टीचिंग भी किया था सर, इनडायरेक्ट टैक्स में। मेरे भी 25 वगैरह बच्चे थे उस टाइम पे, मैं सिखाता था। बट देन आई रियलाइज कि अरे इनडायरेक्ट टैक्स में मुझे थोड़ा खुद को भी लर्निंग चाहिए। बिकॉज मैं सिखा रहा हूँ बट मेरा खुद का लर्निंग थोड़ा नहीं हो पा रहा है। एंड फाइनेंशियली इतना रिवॉर्डिंग नहीं था उस टाइम पे टीचिंग प्रोफेशन। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अभी खुद पूरा सीखना चाहता हूँ। तो मैंने पूना से बेस शिफ्ट किया बॉम्बे में। तब मुझे सर काफी अच्छा, मैं कहूँगा कि पैकेज मिला था। अराउंड 7-8 लाख रुपीज पर एनम का मुझे पैकेज मिला। और फिर मैंने बॉम्बे में काफी अच्छा काम किया। 3-4 साल में बॉम्बे में था। बॉम्बे इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे बहुत सीखने को मिला 4 साल वहां पर। मैं E&Y में था बाद में, तो पैकेज तो 2-3 टाइम्स वहां पर भी हो गया, मल्टीपल्स में। तो वो होता है सर, लर्निंग में 3-4 साल डालेंगे ना, तो आगे रिटर्न मिलने ही वाले हैं। राइट।
सर एक इसमें बीच में क्वेश्चन मेरे पास निकलता है, जैसे मैंने बताया हाँ सर, सर। तुम फ्री टॉक कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, हाँ। जस्ट जो भी यस बातें आ रही है यस। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। करेक्ट सर सर। आज की डेट में भी आपने जैसे बताया कि आपके फ्रेंड्स का जो पैकेज था वो 4 लाख का था, किसी का शायद 6 लाख का भी था, और आगे चल के आपका भी हुआ, और आपने भी बताया कि 2-3 साल अगर कोई काम कर लेता था उस समय तो 7-8 लाख का पैकेज हो जाता था। सर बड़ा बोलते हुए दुख होता है, लेकिन आज भी फ्रेशर्स का पैकेज 5 लाख का लग रहा है, 6 लाख का लग रहा है, और 2005 में भी आप बता रहे हैं कि 4 लाख का लग रहा है। यस, मैं ये चीज 4-5 लाख का कैसे था। मैं चीज कैसे कनेक्ट कर पाता हूँ, जब मैंने क्वालिफाई किया था जनवरी 2011 में, मेरा रिजल्ट आया था, और अप्रैल अच्छा। 2011 में मैंने जॉब जो है वो अपनी शुरू करी थी। उस समय करेक्ट। सर मेरे पास भी 6 लाख का पैकेज था, लेकिन आज मैं किसी को देखता हूँ तो आज भी कोई सीए क्वालिफाई हो रहा है, नॉट एवरीवन बट काफी यस, सीए को 6 लाख का पैकेज ही मिल रहा है। तो मैं देखता हूँ एकदम कि बराबर। 11 साल में हम अगर इन्फ्लेशन देखें, प्राइजेस देखें, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन देखें, तो पैसे की वैल्यू तो बहुत कम हो गई है, यस, लेकिन फिर वेरी भी ट्रू। सीएस जो है उसी पैकेज पे 10 साल पुराने पैकेज पे अवेलेबल है। इस पे क्या थॉट रखते हैं सर आप? सर मैं कहूंगा इसमें नो वन टू ब्लेम बट आर ओन सेल्फ वी नीड टू ब्लेम। बिकॉज ये तो 5 लाख है, मैं तो कहूंगा सर जस्ट थोड़ा और टाइम जाने दीजिए, हो सकता है ये 4, 3 और 2 लाख पे आ जाएंगे। बिकॉज जैसे जैसे नए स्टूडेंट आने वाले हैं, जैसा जैसा एआई काफी सारा काम लेके जाएगा, तो पैकेज या तो स्टेडी रहेंगे, बट आपने राइट से मेंशन किया इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू कम हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कभी कभी न्यूमेरिकल भी वैल्यू कम हो जाएगा, बिकॉज लोग कहेंगे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, और हो सकता है लोग बोलेंगे यार मैं पैसा दूंगा अभी 3-5 लाख रुपए, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दो, जैसा काफी सारे आईटी कंपनीज में होता है। ये भी राइट टाइम आएगा, लेकिन इसको अगर ओवरकम करना है, इसको अगर एड्रेस करना है, तो दो चीजें आप कोई किसी ने भी करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। वन, आर्टिकलशिप में एक चीज के ऊपर फोकस करके स्पेशलाइज करिए, इट्स अ मस्ट। यू कांट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन, इट्स अ गिवन थिंग। सेकंड, मैं खुद जीएसटी में, यानी कि जो पर्सन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी एक पेज कुछ लिखा नहीं था, आर्टिकल 15 बुक्स लिख चुका हूँ, तो इसका मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इनडायरेक्ट टैक्स एज अ फील्ड को, बिकॉज इतने सारे चेंजेस होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में मैं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज मैंने मेरा जिंदगी उसमें डाला है, 20 साल से मैं इनडायरेक्ट टैक्स में काम करूँ, 15 साल से, 16 साल से। तो इसका रीजन क्या है? दो चीजें। वन, अगर आप टैक्स में एंट्री करते हो तो दो चीजें तो होने वाली है आपके साथ। एक, आपको अच्छा ऑथर बनना ही है, बिकॉज टैक्स में क्या होता है सर, मेमो लिखने हैं, क्लाइंट को कम्युनिकेशन लिखना है, एडवाइजरीज देने हैं, रिट पिटिशन है, लिटिगेशन है, उसके लिए सब लिखना है तो कंपलसरी आ गया। दूसरा, स्पीकर बनना, यानी कि आपको कंपलसरीली जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइंट को बताने हैं, टीम को बताने हैं, लेक्चर्स लेने हैं। तो स्पीकर और ऑथर, ये दो लोगों को दुनिया भर में डिमांड है। जैसा आप सर बहुत अच्छे स्पीकर हो, तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो टैक्स फील्ड में जब भी आप काम करते हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें भी हो, तो ये आपको दो चीजें आप बनने ही वाले हो, अच्छे ऑथर, अच्छे स्पीकर। ये दो चीजें आप अक्वायर कर लो, आप अच्छा पैकेज अर्न करोगे, बट 2 से 3 साल दे दो खुद को, नो प्रॉब्लम। तो शुरुआत के पैकेज को मत देखो, लर्निंग को देखो, ओनली एंड जैसा अर्जुन को नहीं किया, एक ही चीज दिखता था, वो आंख, मछली पंछी का का, तो दिखता वैसा है, बस था। स्किल देखो, स्किल मिल रहा है ना, फुल स्टॉप। वो 3 लाख का 30 लाख इतना फास्ट हो जाएगा ना सर, पता भी नहीं चलेगा। एंड जो बिल्कुल सर। हैप्पीनेस आता है अंदर से, बिकॉज आज भी 15-16 साल के बाद, 20 साल के, मुझे फ्रेंड्स फोन करते हैं, जो जिनको, जो मैं बात कर रहा हूँ सर आपसे, जिनको 4-5 लाख का पैकेज था, आज भी फोन करते हैं काफी सारे फ्रेंड, बोलते हैं यार नॉट हैप्पी, मैं कॉर्पोरेट में हूँ या मैं इसमें हूँ, क्या करूँ प्रीतम, मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इतना, अभी मैं छोड़ू क्या, मैं प्रैक्टिस में आ सकता हूँ क्या, काफी सारे फ्रेंड्स पूछते हैं। बट मुझे लगता है क्या, बिकॉज स्किल सेट बहुत लिमिटेड है, बिकॉज आप कॉर्पोरेट में काम करें तो बहुत एक ही काम करें। इवन बिग फोर में कितने सारे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं मुझे बाहर आना है, लेकिन बाहर ही नहीं आ पाते, बिकॉज एक सेक्लूडेड एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। राइट। तो मुझे लगता है कि कहीं पर वो ध्यान देना चाहिए। एंड एडिशनल एक लास्ट, एक बहुत बार लोग ना बिग फोर्स की जब बात करते हैं ना, तो दे फोकस ऑन बिग फोर्स, बट मैं बोलता हूँ व्हाट अबाउट द बिग फोर्स विद इन यू, FORCE, because of big force, you don't forget the big force you have. Most of the time when you go to sir LinkedIn and all, people write X big four. मैं कहता अरे वो बिग फोर लिखता है कि एक्स रमेश, एक्स प्रीतम, एक्स सुरेश, नहीं लिखता है ना। तो खुद एक ब्रांड बनो ना यार, क्यों भूल रहे हो? यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो डिग्री बनने के, जो डिग्री लाखों लोग चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। राइट, सही बात। आप पूछो वो सीए फाइनल वाले बंदे से, जो 4-5 साल या 10 साल से वो सीए डिग्री लेना चाहता है लेकिन पास नहीं हो पा रहा है, उसको उसका वैल्यू। लेकिन आप सीए बन गए और अभी आप दूसरे ब्रांड के पीछे पड़े हो, दैट इज इनकरेक्ट। सर एक दो क्वेश्चन इसमें से मेरे पास निकल के आ रहे हैं आपके पास, तो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तो नॉलेज का खजाना मिल गया, तो मैं सारे क्वेश्चंस पूछ डालूं बिल्कुल, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस लोग सर जब मिलते हैं ना,
तो बातचीत करने में मजा आता है सर। सेम। स्पेशलाइज, आपने बोला कि एक चीज में स्पेशलाइज करो। मैं सर अभी मैं ना लाइव कॉल्स लेता हूँ बच्चों की। हमारा एक सीए टॉक्स करके चलता है, तो उसमें भी 109 एपिसोड हो चुके हैं। तो मैं अभी वाओ, लास्ट वाला एपिसोड में वाओ। बैठा था, तो एक बच्चे का कॉल आया, लखनऊ से था वो। कहता है कि सर मैंने ना अपनी प्रैक्टिस करनी है, और ओके। मेरे को सीनियर्स ने गाइड किया कि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आपको ऐसी फर्म में जाना चाहिए जहाँ पे आपको सब काम थोड़ा 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 सिखाया जाए। तो मैंने उसको बहुत बताया कि नहीं भाई, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। मुझे भी ऐसा ही फील होता है, क्योंकि सर मैं आप जैसे सबसे ज्ञान मिलता रहता है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा बहुत मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ, तो मुझे भी यही समझ आता है कि स्पेशलाइजेशन इज द की। यस, तो यस अब सर। ये सर लोगों के माइंड में कैसे है कि भाई आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा सब काम आना चाहिए। और अगर आपको करेक्ट। आगे कॉर्पोरेट में जॉब करनी है तो आप बिग फोर में आर्टिकलशिप कर लो, लेकिन अगर आपको अगर कुछ और करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एक ऐसी फर्म में जाओ जहाँ पे आपको रिटर्न फाइलिंग और ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। इसको कैसे एड्रेस करेंगे सर? सर बहुत ही अच्छा सर सवाल आपने पुट किया है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। तो सर लोगों के पास ना दो ही रास्ते हैं। एक कहते हैं या तो बिग फोर में जाओ, या तो ऐसे फर्म में जाओ जिसमें सब कुछ सीखने को मिले। दो ही। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक मिडल रास्ता भी है जो सिंपल और इजी डोर है। दैट इज गो टू अ बुटीक फर्म जो स्पेशलाइज कर रहा है एक फील्ड में। क्या ट्रांजेक्शन बात। एडवाइजरी हो सकता है, टैक्स हो सकता है, जो भी है। ये दो रास्ते हैं जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है। आप मिडल वाला रास्ता लो ना, तो इजी है, बेस्ट है आपके लिए। दैट इज वन। राइट। सेकंड, मेरे टाइम पे देर वेर जनरल फिजिशियंस, डॉक्टर के फील्ड में जनरल फिजिशियंस हुआ करते थे सर। आपके टाइम पे भी हुआ करते रहेंगे। तो अभी आप देखो, कोई भी जनरल फिजिशियन आपको दिखेगा ही नहीं। ढूंढ के भी लाएंगे तो दिखेगा नहीं। यंग एमबीबीएस स्पेशलाइज ही करना चाहता है। आप लॉयर के पास जाइए, हर कोई प्रैक्टिस जो भी कर रहा है लॉयर यंग, ही इज अ स्पेशलिस्ट। तो वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स स्पेशलिस्ट ओनली। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कहोगे मुझे सब आता है, कोई भी आपको एक भी काम नहीं देगा। या तो आपको ऐसे लोग काम देंगे जिनका आप काम नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे वो काम करना है जो मैं करना चाहता हूँ, तो आपको स्पेशलिस्ट ही बनना है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो वो काम देगा वो मैं करेगा, तो बनो जनरलिस्ट। ट्राई करो, 3-5 साल में नहीं फ्रस्ट्रेट होके आप एक तो प्रैक्टिस छोड़ दोगे, नहीं तो राइट जॉब छोड़ दोगे। तो राइट। देखो, आप खुद ही आप एक्सपीरियंस कर लोगे। तो आप ये पेन से नहीं गुजरे, इसके लिए हम ये शेयर कर रहे हैं। एज ए प्रोफेशनल में लोगों को लगता है नहीं नहीं, ये तो लोग इनको लगता है कि ऐसा कंपटीशन ना हो, इसके लिए ऐसा नहीं है। हमको लगता है अरे वी बीन थ्रू डन दैट। तो क्यों, हम तो खड्डे से गिर के निकले बाहर, तो आप क्यों खड्डे में गिरना चाहते हो? सो बिकम अ स्पेशलिस्ट। मैं तो रादर आप स्पेशलिस्ट बनेंगे तो मुझे कंपटीशन नहीं, यार आई एम मोर देन हैप्पी सही बात टू है हैव सम मोर कंपटीशन अराउंड मी। तो सर। आप बने कंपटीशन से, स्पेशलिस्ट, कंपटीशन दीजिए। हाँ, कंपटीशन से ओवरऑल फील्ड बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन से यस, ओवरऑल फील्ड की ग्रोथ होती है। सर दो कंप्लीटली पॉइंटर्स एग्री। आपने और बोले, बहुत अच्छे लगे मुझे पॉइंटर्स। हाँ सर। एक तो आपने बोला कि, बल्कि मैं उसको और डिफरेंट तरीके से रखता हूँ कि भाई राइटिंग और स्पीकिंग ये मॉडर्न वेपन है, एक सीए के लिए वेपन है, वेपन की तरह यूज यस, होने यस, चाहिए। लेकिन यस। सर मैं आपको एक टीचर वाली प्रॉब्लम बताता हूँ, मैं आपको एक टीचर वाली प्रॉब्लम बताता हूँ। अच्छा। मैं अगर किसी बच्चे को बोलता हूँ ना, यार तू ना राइटिंग सीख, राइट, तू ना पब्लिक स्पीकिंग सीख, क्योंकि करेक्ट। मुझे पता है सर, मैं सिर्फ फरीदाबाद में रहता हूँ और आई नो, मतलब हाथ पे हम गिन सकते हैं कि कितने स्पीकर्स हैं जीएसटी पे, हाथ पे हम गिन सकते हैं कि कितने अच्छे स्पीकर्स हैं जीएसटी पे। मतलब आपको ना कभी शायद आपकी उंगलियां भी ज्यादा पड़ जाएंगी, ये जो हम गिनते हैं ना 12, इससे यस, भी ये भी ज्यादा पड़ जाएंगे, हम शायद 2-4 के बाद गिन नहीं पाएंगे। तो यस, ये आपके लिए, ये सब स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है कि भाई ये आपको एक मोनोपोली सिचुएशन में ला देता है अगर आप वेरी अच्छा ट्रू बोल सर। सकते हैं और आप अच्छा लिख करेक्ट। सकते हैं। लेकिन सर ये, मैंने एक बार ना सौरभ मुखर्जी जी के साथ में ऐसे बातचीत कर रहा था, इज अ वेरी लर्नेड हाँ। पर्सन, स्टॉक मार्केट में बड़ा नाम है उनका। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो कहते हैं कि इसमें किसी को मोटिवेट मत करो, जिसको करना है वो खुद करेगा, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। बट सर एज अ टीचर मुझे लगता है कि मेरा धर्म है कि भाई यस, उनको एकदम गाइड बराबर करना, सर। इंस्पायर करना। करेक्ट, तो करेक्ट है, करेक्ट है। कैसे किया जाए इनको इंस्पायर कि भैया लिखना सीखो, बोलना सीखो, और उससे पहले पढ़ना सीखो, क्योंकि रीडिंग इज द रॉ मटेरियल फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग, दिस इज व्हाट आई थिंक। एकदम। तो यस, इसमें आप सर कैसे अपने जो आपके पास आर्टिकल्स आते हैं, हाउ डू यू मोटिवेट देम, या आपके साथ लिंक्डइन पे इतने कनेक्शंस रहते हैं, तो उनको क्या करेक्ट। बोलें कि भाई इनको समझ आ जाए कि रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इज द फ्यूचर वेपन। यस, यस। तो आई वुड से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। और राइट वेपन राइट ऑफ राइट। मास क्रिएशन आप कह सकते हैं उनको। तो सर्टनली सर, अभी ये जो नया जनरेशन है सर हमारे पास, यानी कि जो आप में जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, उस टाइम पे लिमिटेशन होते थे, ऑप्शंस ही नहीं होते थे। तो बाय फोर्स हमको एक चीज करना पड़ता था, हम उसमें कर ही लेते थे काम, बिकॉज चॉइस ही नहीं ना। नहीं तो करियर नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा, एज सिंपल एज दैट। नया जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है सर, इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑप्शन बीइंग अवेलेबल, दे एक्चुअली गेट फ्रीज। और काफी बार ना माइंड खुद के साथ ट्रिक करता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता है वो।
फेसबुक, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, यहाँ पर लोग ना 2-4 चीजें भी लिख देते हैं एंड उनको लगता है वो ऑथर बन गए हैं। वो तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। आजकल लोग सर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या यंग आर्टिकल्स भी इमीडिएटली उनको लिंक्डइन पे कुछ मोटिवेशनल लिखना होता है, यूट्यूबर बनना पड़ता है। दे फेल टू अंडरस्टैंड, अरे आप पहले थोड़ा करियर पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल मत इग्नोर करो। इफ यू वांट टू बिकम बीबीके वाइन्स, इफ यू वांट टू बिकम आशीष चंचलानी, कैरी मीनाती, वी आर विथ यू, बट उतना डेडिकेशन से करो कि यार बन जाओ। लेकिन उनको वो भी करना है और ये भी करना है, तो मुझे लगता है नहीं वैसा मत करो। दैट इज वन। सेकंड, सर्टनली अगर आपको कुछ लिखना है, बनना, रीड यानी कि स्पीकर बनना है, तो मुझे लगता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, रीड करना पड़ता है। एंड व्हाट्सअप विल नॉट कम इनटू दैट कैटेगरी ऑफ रीडिंग। आपको बुक रीड करना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आप बुक रीड करोगे ना, मेरा ऐसा होता है, जैसा अभी मेरे माइंड में इमीडिएटली, आज सुबह से मैं ऑफिस में हूँ, मैं कल अवार्ड सेरेमनी में था, इमीडिएटली आया, रात के 11-12 बजे सोया, सुबह 6 बजे उठ के मेरा फिर से ऑफिस में, बिकॉज मुझे रीड करना है। मेरे माइंड में टेंशन है क्या, वो 4 बुक्स मेरी बची है, because there are 2 hobbies I have, one buying books and second reading books. Both are different. yes, I understand तो sir. मुझे पता, मैंने बुक्स बाय किया, मुझे रीड भी करना है, बिकॉज आप जितना रीड करते हैं ना बुक सर, उतना वैक्यूम पता चलता है, साला अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मुझे कितना सीखना है। तो मुझे लगता है कि बच्चों का अगर सही में लगता है कि लाइफ में कुछ बनना है ना, आप बुक्स पढ़ना करो। चलो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज वो 1-2 मिनट अगर आपके पास है ना, तो आप बोलोगे मैं व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लूंगा। मेरे माइंड में मैंने प्रोग्राम करके रखा है, इंस्टेड ऑफ फेसबुक फेस द बुक, इंस्टेड ऑफ लिंक्डइन लिंक विद इन। ये ट्रिगर है, इंस्टेड ऑफ फेसबुक फेस द बुक एंड इंस्टेड ऑफ लिंक्डइन लिंक विद इन। ट्रिगर क्रिएट करना है आपको, और जैसे आप ये ट्रिगर करोगे ना क्रिएट, ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि यू विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोफेशनल। और एडिशनली बहुत बार लोग बोलते हैं यार मुझे मेरा साल या ईयर बचाना है, मुझे बहुत आगे जाना है, तो मैं कहूंगा अरे इफ यू वांट टू सेव ईयर नो, यू नीड टू स्टार्ट विद अ मंथ। इफ यू वांट टू सेव अ मंथ, यू नीड टू स्टार्ट विद अ वीक। इफ यू वांट टू सेव अ वीक, यू नीड टू स्टार्ट विद अ डे। इफ यू वांट टू सेव योर डे, यू नीड टू स्टार्ट विद एन आवर। इफ यू वांट टू सेव एन आवर, मिनिस्टर मोदी आपको मैसेज भेजने वाले हैं, कौन भेजने वाला है? इतने इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होने वाला है, बुक पढ़ो, आगे बढ़ो। राइट, सिंपल एज दैट। एंड सर एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने कहना, कैसे आप मोटिवेट कर पाते हैं सर? लिटरली कभी कभी मोटिवेशन करते करते हम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। बट मुझे पता है सर कि वी हैव टू कीप डूइंग दिस, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज कास्ट ऑन आवर शोल्डर। बिकॉज मैं जब प्रोफेशनल बना था, मेरे पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, मुझे कोई गाइड नहीं करता था। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये क्लियरली पता था, अरे मुझे आज कोई नहीं गाइडेंस दे रहा है, लेकिन जब मैं कुछ बनूंगा ना, मैं 110% लोगों को गाइड करूंगा, जितना भी मेरा कैपेबिलिटी है। लिमिटेड है लेकिन मैं करूंगा। एंड उस चीज को मैं याद करता हूँ, आई कीप ऑन डूइंग दैट कंटिन्यूअसली। बहुत बढ़िया सर। एक आपने सर एक नया टर्म जो है वो सबकी डिक्शनरी में आज ऐड होगा, बहुत कम लोग इस टर्म को जानते होंगे, बुटीक फर्म्स। तो मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ सर बुटीक फर्म्स का, जो एक फील्ड चूज करती हैं और उस पूरी अपनी एक पूरी फोर्स के साथ, जो आप बोलते हैं ना बिग फोर ने, पूरे फोर्स के साथ जो है उस फील्ड में लग जाती है। जैसे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जीएसटी पे जिस तरह से काम कर रहे हैं, राइट? देयर आर फर्म्स जो ट्रांसफर प्राइसिंग पे काम कर रही हैं, सिर्फ एक छोटी टीम होती है, 10 लोगों की, 15 लोगों की एक टीम होगी, और बिल्कुल कोर ट्रांसफर प्राइसिंग पे वो लोग अपना दिलो जान लगा देंगे। तो एक स्टूडेंट से सर के थ्रू मैं जो है एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज इन बुटीक फर्म्स को ढूंढिए। ये बुटीक फर्म्स आपको, जैसे कोई जीएसटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है और मान लीजिए वो सर की फर्म में ज्वाइन कर लेता है, राइट? तो वहां पे आपको जीएसटी की बहुत जबरदस्त लर्निंग मिलेगी, रादर देन आप एक ऑर्थोडॉक्स सीए फर्म में जाएंगे, वहां शायद आप जीएसटी की बेसिक्स ऊपर से आप देख पाएंगे, शायद वहां पे ऑडिट के भी आप बेसिक्स देख लें ऊपर से। लेकिन वो जो आप जीएसटी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसे जीएसटी की बुटीक फर्म्स ढूंढिए, वहां पे ज्वाइन कीजिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सर मेरे पास जस्ट ऐड करता हूँ सर, आपने बहुत ही अमेजिंग पॉइंट जो शेयर किया है सर। बहुत बार ना क्या होता है कि काफी सारे जो वीडियोस में भी देखता हूँ ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें लिखा होता है कि आप बिग फोर को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको डायरेक्टली पार्टनर के पास डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। लेकिन होता क्या है सर बिग फोर में, बिकॉज आई वर्क इन बिग फोर फॉर 3 years, so there is a partner, there is a director, there is a associate director, there is a senior manager 2, senior manager 1, there is manager 2, there is manager 1, then there is assistant manager, then there is senior executive, then there is executive, then there is article year 3, article year 2, article year 1, पूरा हायरार्की है। एग्जैक्टली पूरा हायरार्की है। तो कोई आर्टिकल year 1 2 मिनट कोई पार्टनर से जाके 2 मिनट बात करेगा, 3 साल में कितने बार आप जाओगे, किस काम के लिए जाओगे, कौन सा पॉइंट डिस्कस करके? आप पार्टनर इतना टाइम है उनके पास कि आपको टाइम देंगे करके हर आर्टिकल को? रेयरली देंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना टू इंटरेक्ट विद द टॉप मोस्ट गाइज इन दैट फर्म,
ये बहुत रेयर रहता है, लेकिन लोगों को लगता है मैंने बिग फोर में एंट्री कर लिया, मैं तो पूरा पार्टनर के साथ ही रात दिन बैठने वाला हूँ, बेस्ट क्लाइंट के साथ काम करने वाला हूँ। ऐसा नहीं होता ऐसा है। नहीं बेस्ट क्लाइंट के साथ काम करने के लिए बाकी के लोग भी है, पर इट टेक्स टाइम, दैट इज वन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि अगर आपको तेंदुलकर बनना है ना सर, तेंदुलकर, अगर आपको तेंदुलकर बनना है ना, तो आपको आपका आश्रयकर ढूंढना पड़ेगा। आप आश्रयकर के नाम का अगर समझो कोई एकेडमी है, स्पोर्ट एकेडमी, उधर ज्वाइन करोगे और अगर आपको कोई जूनियर सिखाएगा तो आप नहीं तेंदुलकर बन पाओगे सर। अगर आपके एस्पिरेशन तेंदुलकर बनना है तो यू हैव टू फाइंड योर आश्रयकर, वर्क विथ हिम, गेट द गाइडेंस फ्रॉम हिम। तो वो पॉसिबल होता है सर मुझे लगता है बुटीक फर्म में। तो वर्क विथ दिस गाइस, बिकॉज हमारे फर्म में यानी कि जो हमारे आर्टिकल्स है, they work on investigation cases, they work on policy level representation cases, they work on the biggest listed companies in the world, they work on top 10 pharmaceutical companies in the world। ये पॉसिबल होता है क्यों? बिकॉज बुटीक फर्म में ना बहुत ही डिफिकल्ट क्रिटिकल असाइनमेंट्स आते हैं नेचुरली। तो इवन आर्टिकल, फर्स्ट ईयर आर्टिकल के भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि यस, गो फॉर अ बुटीक फर्म रादर देन थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग ईदर अ मीडियल फर्म और द बिग फोर। राइट। हम सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, तो बच्चों की कंप्लेंट आती है आर्टिकलशिप को लेके बहुत ज्यादा, कि हमारे प्रिंसिपल ने ये किया, हमारे प्रिंसिपल ने वो किया। आज मैं एक प्रिंसिपल से सुनना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स को लेके आपके पास क्या कंप्लेंट्स रहती है, क्या सुधार करना चाहेंगे, क्या सजेशंस देना चाहेंगे, कहाँ पे आपको लगता है कि आर्टिकलशिप का अगर पूरा जूस निकालना है, आर्टिकलशिप को बहुत अच्छे से उससे कुछ सीखना है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक एक आर्टिकल में होनी चाहिए, उसे क्या जो है प्रिंसिपल्स अपनाने चाहिए? सर मैं बेस्ड ऑन द कपल ऑफ आर्टिकल्स व्हिच आई हैव वर्कड विद एंड दे वर अमेजिंग गाइस, यानी कि मैं कहूँगा शैलेश बंग करके हमारे एक आर्टिकल जो थे वो अभी अमेजोन में है, क्लाउड टेल में है। देन सीए साहिल थरानी जो अभी हमारे साथ है। तो उन लोगों को जब मैं देखता हूँ ये आर्टिकल्स को, तो द वे दे हैव वर्क, इवन आई वुड से रिबेका पिंटो करके जब मैं EY में था तब से शिवेंद्र था त्रिवेदी। तो ये जो आर्टिकल्स मैं देखता हूँ उनका कैसा था कि अमेजिंग स्टूडेंट थे, लेकिन देवर एज गुड एज ए प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल, यानी कि वो खुद को ये नहीं मानते थे कि यार मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, वो अज्यूम करते थे कि दे आर एज गुड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि वो लेवल का काम करते थे वो आर्टिकलशिप के डेज में। दैट इज वन। सेकंड, दे वर ऑलवेज प्रोएक्टिव, ऑलवेज, यानी कि सीनियर ने कभी बोलने की जरूरत नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार उनको बता दिया ना सर, रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायरी में लिख लेते थे या माइंड में नोट कर लेते थे। तो ये दो तीन जो चीजें है ना सर, ये भी अगर स्टूडेंट ने फॉलो कर लिया ना, आई थिंक दे वुड बिकम द बेस्ट आर्टिकल इन दैट फर्म। राइट। एक बी प्रोएक्टिव। यस प्लीज सर। मैं आपकी बात रिपीट कर रहा, प्लीज बताइए। बी प्रोएक्टिव। यस यस, बी प्रोएक्टिव। सेकंड, अगर मैं कहूंगा कि जैसे कि कोई भी चीज कोई बोलता है, बताता है, एक दो बार बच्चे भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि डोंट फॉरगेट, नोट इट डाउन समवेयर। एंड थर्ड, ऑब्वियसली don't wait for that authority to come, assume that authority, become an authority, become a chartered accountant before you become a chartered accountant, and then start working on that, those kind of assignment। तो भले मुझे बेसिक भी काम दिया ना, ये लेवल का काम करो, बेसिक फाइलिंग भी दिया ना, इस तरह से फ्लैप लगाओ, सीनियर ने बोलना चाहिए क्या अमेजिंग फाइल बनाया है। बिकॉज आपको जो बेसिक काम देते हैं एंड जब सीनियर को दिखता है ना, अरे क्या काम किया बंदे ने, तो बोलता है यार जो डिफिकल्ट असाइनमेंट आएगा ना उसको फर्स्ट मार्क आपका आएगा, बिकॉज आपका क्वालिटी जो है काम का वो बात करेगा। तो कोई रिकमेंड करे ना करे कोई सीए कि सर इसको असाइनमेंट में लो, मेरे माइंड में खुद आ जाता है ना, जब मैं ये प्रोएक्टिव बच्चे देखता हूँ मेरे फॉर्म में भी, मुझे दिखता है क्लियरली कि अरे कितना अमेजिंग काम कर रहा है। छोटा भी काम दिया तो 4 बार रिमाइंड कर रहा है, मुझे बता रहा है कि सर आपने वो क्लाइंट को कॉल किया क्या, आपने क्लाइंट को कॉल किया क्या, 4 बार मुझे बात रिमाइंड कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट हैपनिंग रादर देन आई रिमाइंडिंग हिम, ही इज रिमाइंडिंग मी। तो इस तरह के अगर आप बनोगे ना, तो nobody can stop you, you will become an unstoppable article, you will lead during your articleship days only। पर छोटी मोटी चीजों को कंप्लेंट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। इवन फाइलिंग को बोला तो लोगों को लगता है मैं क्या फाइलिंग करने के लिए आया क्या, मैं ये करने के लिए आया क्या। तो मुझे लगता है कि एज ए स्टूडेंट आप सिर्फ स्टूडेंट माइंडसेट रखो। आज भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैं बात किससे कर रहा हूँ, जो सीनियर प्रोफेशनल्स है जिनसे, तो मैं सीख रहा हूँ। जैसा अभी नीरज सर से बात कर रहा हूँ, तो नीरज सर जो भी पॉइंट शेयर कर रहे हैं, नोटिंग इट डाउन इन माई माइंड। तो अरे अभी भी हम, नीरज सर भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ही इज नोटिंग इट डाउन। तो 20-25 साल के बाद भी हम लर्न कर रहे हैं। तो अभी तो आप आर्टिकलशिप डेज में हो ना, तो ऑब्जर्व करो, लर्न करो एंड इम्बाइब करो। लोगों का ऐसा होता है कि अरे मैं इम्बाइब नहीं करने आया, मैं सिखाने आया हूँ। 2-3 महीने में उनको लगता है कि यार मैं ये क्या रिपीटेशन कर रहा हूँ, मैं क्या बार बार रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अरे टाइम दो, खुद को दो,
बिकॉज अगर आप खुद को टाइम दोगे, अगर आप आपके सीनियर के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, सीनियर आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, नेचुरली बेस्ट काम आपके पास आने ही वाला है। चॉइस ही नहीं ना, सीनियर कहा जाएगा, सीनियर को लोग लगने वाले हैं ना, हर किसी को लोग लगते सर अच्छे। राइट तो टाइम दो खुद को, एंड आई थिंक यू विल ग्रो ऑन टू बिकम अ मच बेटर प्रोफेशनल। राइट सर, आई कंप्लीटली एग्री के अच्छे लोग तो सर मिल जाएं तो मेरे ख्याल से सीनियर उनको छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो कहता है भाई ये नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है। और सर जो फाइलिंग करेक्ट वाली बात थी, मैं तो सर ये सीखा हूँ कि ऑफिस में चाहे फोटोकॉपी करना हो, स्कैन करना हो, फाइलिंग करना हो, ये आपको लाइफ में काम जरूर आता है। आप आगे कैसे सिखाओगे किसी को अगर आपको खुद ही जो है वो ये चीजें नहीं आती। और आई थिंक दिस फॉर्म्स द बेस। फाइलिंग करेक्ट सिस्टम करेक्ट अपने आप में जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आप वो सीख जाते हैं तो आपको काफी काम आते हैं वो। करेक्ट, ग्रेट वेरी ट्रू सर, एक सर, वेरी ट्रू। एक बड़ा ग्रे एरिया है, और वो ग्रे एरिया पे मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा। सर आर्टिकल्स का सबसे ज्यादा रोना जो होता है वो होता है स्टाइपेंड को लेके, कि भाई अच्छा, स्टाइपेंड जो है वो बहुत कम है। और सर मुझे भी लगता है बहुत कम है। आई एम करेक्ट, टोटली इन यस सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स, नॉट इन एवरी फर्म, यस, कुछ फर्म्स हैं जो अपने हिसाब से जो है वो आर्टिकल की स्टाइपेंड रखते हैं। बट करेक्ट यहाँ पे सर आईसीआई क्यों स्टाइपेंड नहीं करता है आपके हिसाब से? मतलब आप मेंबर हैं, आप प्रैक्टिस में हैं, तो आप एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे पाएंगे। हम ना हमेशा एक वेरी ट्रू, पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं भाई स्टाइपेंड कम है, स्टाइपेंड कम है। तो आपको क्या लगता है करेक्ट सर आईसीआई एक्शन क्यों नहीं लेता है इस चीज पे? एक मिनिमम लेवल तो होना उसका, स्टाइपेंड का कि बच्चा कहीं अगर दूर गांव से आके, सर आपको पता है हमारा कोर्स कैसा है, यस यस, दूसरे दूसरे शहरों में करेक्ट रहता है, राइट, वहां पे खर्चे होते हैं, करेक्ट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो इस पे क्या थॉट्स हैं सर आपके? और क्या आपको लगता है सर ये कब तक इस पे एक्शन होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि दो चीजें उसमें, एक तो एज अ फर्म हमने खुद, हम जो बेसिक आईसीआई का गाइडलाइन वाले जो स्टाइपेंड है वो नहीं देते हम, मच बेटर स्टाइपेंड देते हैं जो 2 to 3 टाइम्स हायर है, जो आईसीआई गाइडलाइंस है, दैट इज वन। सेकंड, व्हेन इट कम्स टू आईसीआई लेवल, मुझे लगता है कि आईसीआई, बिकॉज हम अभी जैसे मैं पूना में हूँ, कोई दिल्ली में हो सकता है, बैंगलोर में, वहां पर नेचुरली स्टाइपेंड का जो स्केल है आईसीआई का कम लगता है। लेकिन जब हम स्मॉलर टाउन्स में जाते हैं जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ का फीस के लेवल भी बहुत कम है। तो हो सकता है कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन विच इज स्टॉपिंग द आईसीआई लीडरशिप फ्रॉम टेकिंग दोज डिसीजंस। एंड सडनली अगर एक स्टाइपेंड 2 से 3 टाइम अगर बढ़ा दिया जाए, तो काफी सारे फर्म्स को काफी सारे असाइनमेंट अनवायबल हो जाएगी, बिकॉज हर फर्म इतना बेटर अर्न नहीं कर रहा, इट्स अ रियलिटी, बिकॉज ओके। बाय गॉड ग्रेस वी आर डूइंग वेल, बट हम और उसकी वजह से हम अच्छा स्टाइपेंड भी दे पाते हैं टीम मेंबर्स को। लेकिन मुझे लगता है हर फर्म उस लेवल पे नहीं पहुंचा है शायद, so that could be one of the reason, but certainly I agree with you sir, and I am with the student also, they deserve a good stipend, and they should get maybe in a couple of months or years time. I think ICI leadership will certainly look into it, and this demand should get answered. राइट। एंड तब तक मुझे लगता है कि जो जैसे आप हैं, आपने अपना देखा कि भी मेरा टर्नओवर अच्छा है, मेरा Yes, रिसिप्ट्स जो है वो बढ़िया है, तो उस हिसाब से अपने आप ही जो है वॉलंटरली प्रिंसिपल्स को आगे आना चाहिए, फर्म्स को आगे आना चाहिए, एंड दे शुड yes, अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक सर जैसे हम लोग कभी कंप्लेंट हम कभी भी किसी चीज के लिए yes, करते हैं ना, तो 100% लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब correct, very देयर true, आर very फर्म्स जैसे आपने बताया, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपने आप ही वॉलंटरली जो है वो 2-3 टाइम्स true. 4 टाइम्स तक का जो है वो स्टाइपेंड पे कर रहे हैं। हमने सर इवन आईफोन तक गिफ्ट किए हमारे आर्टिकल्स वाओ। को, जिन्होंने अमेजिंग परफॉर्म किया ड्यूरिंग आर्टिकलशिप टाइम। हम्म। मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा सही में अच्छा काम कर रहा है तो यू नीड टू रिवॉर्ड हिम। हमारे कपल ऑफ आर्टिकल्स इंटरनेशनल असाइनमेंट पे काम किए, इंडिया से नहीं, हम ट्रैवल करते थे, दुबई जाते थे, बहरीन जाते थे, वहां पर 5 स्टार में रहना वगैरह सब कुछ एंटायरली वाज टेकन केयर बाय द फर्म। राइट। इवन जब हमको बैंगलोर में कुछ काम होता है तो कपल ऑफ मंथ्स के लिए भी रहना है, तो एक वेरी गुड प्लेस पे हम टीम को भेजते हैं, आर्टिकल्स को भेजते हैं, दे स्टे देयर, दे एग्जीक्यूट द असाइनमेंट। तो ये तो मेरे लेवल पे पर्सनली जो मुझे लगता है कि अरे जो मेरे साथ शायद नहीं हुआ, तो मुझे लगता है अरे ये आर्टिकल्स के साथ एक्सपोजर होना चाहिए, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, तो हम करते हैं। तो हमारे आर्टिकल्स इंटरनेशनल असाइनमेंट में काम कर चुके हैं, अब इसलिए आईफोन वगैरह हम गिफ्ट करते हैं, बट वो टॉप मोस्ट परफॉर्मर के लिए। तो अगर किसी को क्या कहते हैं कि अगर सही में कैपेबिलिटी है तो सर्टेनली ही वुड गेट दोस थिंग्स, बिल्कुल सर, रिवार्ड्स रिवार्ड्स बिल्कुल मिलने अचीव करेगा, चाहिए। रिवॉर्ड मिलेगा। राइट राइट। करेक्ट। क्या बात है सर, काफी काफी मजा आया आपसे चर्चा करके सर सारी बातों पे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, तो इसको हम एक और पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी बच्चों सर्टेनली का सर, रिस्पांस आएगा नीचे हम सब वो नोट डाउन यस, करेंगे एक बार, और फिर आपके पास जो है पक्का सर। वापस आएंगे क्वेश्चंस के साथ। बहुत कुछ बचा है अभी आपसे बात करने के लिए, बट मैं आपको बता दूं सर, मैं 1 घंटा हो गया बात करते हुए अप्रोक्सीमेटली। ओह तो मुझे तो बिल्कुल एकदम फील ही नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है कहीं आपका मुझे टाइम मैं भी ज्यादा कंज्यूम ना कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इट इज, एंड जो आप काम कर रहे हैं सर, आई लिटिल मीन्स, मैंने भी आपको काफी यूट्यूब पे नोटिस किया है, और गौरव चुगानी, आई थिंक यू वुड बी नोइंग, ही इज आल्सो वन ऑफ योर स्टूडेंट, ही हाँ हैड जी। आल्सो he has also
वेरी हाई रिगार्ड फॉर यू, तो उसने भी आपके बारे में काफी अच्छी बात की थी। तो सर्टनली मुझे भी, यानी कि आज पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन कभी लगा नहीं लास्ट 1 घंटे में कि हम पहली बार बात कर रहे करके। राइट। सो यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क सर, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, एंड प्लीज प्लीज कंटिन्यू द गुड वर्क विच यू आर डूइंग। थैंक यू वेरी मच सर, काफी अच्छा लगता है आप जब बड़े लोगों से अप्रिसिएशन मिलती है, इट फील्स रियली गुड। जब प्रोफेशन में लोग बाग रिकॉग्नाइज करते हैं, इट फील्स रियली गुड। बहुत मजा आया सर बात करके। मैं सर इसको फुल स्टॉप नहीं बोल रहा हूँ, ये कॉमा लगा के अभी हम छोड़ रहे हैं इसको, और मैं डेफिनेटली सर मैं और क्वेश्चंस इकट्ठे करके लाऊंगा आपके लिए। और मैं चाहूंगा सर जीएसटी पे भी आप थोड़ा बहुत जो है वो अपनी नॉलेज शेयर करें स्टूडेंट्स के लेवल पे, बिल्कुल, जितना अगर आप कर पाए 100%, तो वो हम 100% जरूर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल राइट सर, सर, आप थैंक यू वेरी बुलाएंगे मच। सर तब आ जाएंगे, आप जब बुलाएंगे तब आ हाँ जाएंगे। जी सर प्लीज सर, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, मिलते हैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। पक्का सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स फॉर टाइम।